देखिए नीलू जी, नमस्कार सारे साथियों को। आज का जो चुनाव का माहौल देख रहा हूं मैं, उससे थोड़ा सा सुकून मिला। अगर आपने पूरा कैंपेन देखा हो पिछले एक महीने के अंदर, क्योंकि हमें तो देखना ही था लगातार, जी, चुनाव के प्रचार में एक एक खास तरह का स्टेग्नेशन सा लग रहा था, थकावट सी लग रही थी। और मुझे डर इस बात का था कि कहीं जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम ना रह जाए। लेकिन आज जिस तरीके का जुनून दिख रहा है लोगों में वोट डालने का, और अभी आपके पास जो फिगर है वो 9 बजे का है, 9 बजे तक का। अभी जो ऑफिशियल आया है, अनऑफिशियली जो फिगर है दैट इज 18% एट 11 AM, जो साथी जो वहां पर बूथों पे है। और जिला अच्छा, वाइज दे रहे हैं, हमें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रहे हैं इस समय। हाईएस्ट पोल परसेंटेज अमेजिंगली करनाल के अंदर है, जहां पर पिछले 10 साल से सत्ता है। हरियाणा में हाई वोटिंग परसेंटेज का मतलब सारे समझते हैं। अगर इसमें ध्यान रखिएगा नीलू जी, अगर हरियाणा में 75 से ऊपर वोटिंग होगी, 75% मैं कह रहा हूँ। एक बार 76 भी हुई थी जब भारतीय पार्टी आई थी। अगर आप ध्यान हो, 2014 वोटिंग हुई थी। और उस टाइम बीजेपी का दांव लग गया था, 47 सीट्स आ गई थी। और जो कांग्रेस सत्ता में थी, उसकी सीट 15 रह गई थी, अगर आपको ध्यान हो 2014 में। तो हरियाणा में अगर वोटिंग परसेंटेज 75 क्रॉस किया, तो बीस, और जिस तरह का इस बार क्या है, एक बेसिक चीज नीलू जी फर्क है। इस बार चुनाव आमने सामने का है। इस बार वो जो थर्ड फोर्थ थी ना, सो कॉल्ड, वो सीमित रह गई है 8 से 10 सीटों पर मुकाबले में। सीट जीतने में नहीं, 8 से 10 सीटों पर मुकाबले में, अच्छा मुकाबले में। उसके अलावा आप कह सकती है बड़ी कंफर्टेबली 78 से 80 सीटों पर कांग्रेस बनाम भाजपा का चुनाव। और भाजपा ने क्या चुनाव लड़ा है, भाजपा का क्या कैंपेन था, सारे सीनियर साथी ये सब बता रहे थे। मुझे लगता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज 75% से ऊपर गई, तो बीजेपी अगर सिंगल डिजिट में रह जाए तो मुझे अचंबा नहीं होगा। क्योंकि हरियाणा की परंपरा रही है ऐसी। आपको 2004 याद होगा, जब चौटाला साहब थे, उस समय तो केवल 69% वोट पड़े थे 2005 के अंदर। और चौटाला साहब की 9 सीट रह गई थी। इस बार जो पोलिंग ट्रेंड देख रहे हैं आप, अभी थोड़ी खेतों के अंदर कुछ जीटी रोड बेल्ट है, हमारे रोहतक वाला जो एरिया है, हमारे यहाँ धान की कटाई भी चल रही है कुछ एरियाज के अंदर। तो ग्रामीणों क्षेत्रों के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी नीलू जी, वो बढ़ेगी 12-1-2 बजे के आसपास। और फिर आप देखेंगे एकदम मल्टीपल में हो जाएगी। जो आपको अभी फिगर दिख रहा है वो डबल हो जाएगा सीधा सीधा। तो और पोलिंग 6 बजे तक है, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो 11 घंटे की जो पोलिंग है, जो अभी तक का ट्रेंड दिख रहा है, मुझे मुझे लगता है कि 100% जो वोटिंग का जो मुझे अभी तक जो दिखा, फील्ड में थोड़ा बहुत घूम के भी आया सुबह सुबह में, 75% के आसपास पोलिंग रह सकती है। और उससे ऊपर जितना जाती जाएगी, वो बीजेपी का उतना ही तेजी से वर्टिकल फॉल होता जाएगा। फॉर द वेरी सिंपल रीजन, देखिए कारण क्या है। चुनाव आप किस बात पे लड़ते हो नीलू जी? चुनाव लड़ते हो आप जब अगर सत्तारूढ़ पार्टी हो, तो अपनी अचीवमेंट्स पे लड़ते हो, अपने विजन पे लड़ते हो, अपने पार्टी प्रोग्राम पे लड़ते हो, और एक खास तरह का एजेंडा आर्टिकुलेट करते हो। इस बार का जो कैंपेन आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का, पूरे 10 साल के शासन की एक भी अचीवमेंट उनके किसी भाषण में, उनके किसी विज्ञापन में आपने देखी क्या? किसी एक की। कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। जबकि इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपया हरियाणा में विज्ञापनों पर खर्च किया, मनोहर लाल जी को लार्जर देन लाइफ एस्टेब्लिश करने का। और उसका फॉल आउट क्या हुआ नीलू जी, सारे साथी हैरान रह जाएंगे। पूरे हरियाणा के अंदर आप गजब देखिए, 9.5 साल का शासक मनोहर लाल, उनका हरियाणा के कहीं कैंपेन में कोई चित्र नहीं और कोई जिक्र नहीं। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। और एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया, ना केवल हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी की 4 में से केवल एक सभा में अवतरित हुए वो। और वहां भी प्रधानमंत्री जी ने ना उनकी तरफ देखा, ना उनकी नमस्ते ली। और वो टिपिकल स्टाइल में अडवाणी जी को जैसे करते थे ना साइड, वैसे ही साइड स्टेप करते हुए किरण चौधरी की नमस्ते लेने में जुट गए। आगे उससे आगे चले गए फिर। तो ये जो पूरा पर्सपेक्टिव था ना, इसको एक बात आपको समझना पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव, मैं तो ये कहता हूं, लड़ी ही नहीं। भाजपा भारतीय जनता पार्टी हैड कंप्लीटली कंसीडीड द इलेक्शन। प्रधानमंत्री, आपको ध्यान हो, 2014 में 10 बार हरियाणा आए थे विधानसभा के लिए, ध्यान है आपको? और तब तो वो चढ़ती कला में थे, अच्छे दिन थे, पता नहीं क्या क्या था। उस समय उनकी 47 सीट आई थी। आप 19 पे आ जाइए, 19 में प्रधानमंत्री जी 7 बार आए थे, तो उनकी 40 सीट आई थी। इस बार प्रधानमंत्री जी को समय से पहले ही अंदाजा हो गया, तमाम एजेंसीज के जरिए, सर्वे के जरिए। और इस बार उन्होंने केवल 4, वो कहते हैं रैलियां की, मैं कहता हूं जनसभाएं की। हरियाणा में रैली ऐसे नहीं होती जो मोदी जी की हुई। कुरुक्षेत्र में आपने देखा 3,000 कुर्सियां थी। आपने पानीपत के, सॉरी, गोहाना सोनीपत में देखा, कुल 10,000 कुर्सियां थी।
आपने अपने हिसार में देखा 13,500 कुर्सियां थी, आपने पलवल में देखा 20,000 कुर्सियां थी। तो प्रधानमंत्री जिन्होंने याद होगा 15 सितंबर 2013 को पूरे का पूरा पीएम का अपना कैंपेन जो दिल्ली का 2014 चुनाव के लिए वो रेवाड़ी से किया था, और वो रैली आपको ध्यान होगी, मैं तो वहां था। और उसके बाद उनकी ये रैलियां, तो एक चीज आपको कहनी पड़ेगी, एक चीज माननी पड़ेगी, जो ट्रेंड दिख रहा है वो एक बात कह रहा है नीलू जी। और वो बात केवल हरियाणा नहीं कह रहा, हरियाणा को एक खास तरीके से बीजेपी प्रचारित कर रही है इस बार, अगर इस बार का चुनाव देखेंगे आप। और वो क्या प्रचार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साहब जिसकी दिल्ली में सरकार होती है, हरियाणा में उसी की सरकार होती है। ये बड़ा पॉपुलर नैरेटिव चलाने की बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ नहीं तो चलो यही कह लो। उनको एक बात भूल गई कि इस देश के अंदर जब भी राजनीतिक बदलाव हुआ है, चाहे वो 77 आपको याद हो, जो हरियाणा में कांग्रेस की 3 सीट रह गई थी और सेंटर में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी सेंटर की, और 87 का आपका ध्यान कर लीजिए। वो एक बात को बड़ा स्मूथली भुला जाते हैं कि इस देश में जब भी कभी बदलाव होता है, सारे साथी सहमत होंगे, उसकी शुरुआत भी हरियाणा से ही होती है। और ये वो समय आ गया है इस बार इस विधानसभा चुनाव में नीलू जी, कि उस बदलाव का बिगुल हरियाणा की जनता ग्रास रूट पे बजाती हुई दिख रही है। और वो ऐसे वैसे नहीं, वो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इतनी सीटें हरियाणा की जनता जो है ना, जब करती है तो सुपड़ा साफ करती है, ऐसे नहीं छोड़ती। और इस बार जो अहंकार, जो मनोहर लाल खट्टर जी का 9.5 साल में किसान 378 दिन तक बॉर्डर पे बैठे, ध्यान है आपको, अभी 250 दिनों से वो बैठे हुए हैं वहां पे शंभू बॉर्डर पे, और उधर जींद वाले बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे। उसके अलावा जो पहलवानों के साथ हुआ, और मजेदार बात देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक आंदोलन को रोकने के, सुलह के, बातचीत के तमाम तरीके होते हैं। कभी भी ना तो मनोहर लाल ने और ना कभी मोदी जी ने एक बार भी ये प्रयास नहीं किया कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसको एक बार एड्रेस कर लेते, कभी नहीं किया। उसी का ये फॉल आउट आपने फील्ड के अंदर देखा हरियाणा में, कि बीजे कम से कम 20 कंस्टिट्यूएंसी नीलू जी ऐसी थी ग्रामीण क्षेत्रों में, और नॉन जाट बेल्ट में, जाट बेल्ट में नहीं, जो बीजेपी के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, वहां पर भाजपा के कैंडिडेट्स का बड़ा भयंकर विरोध हुआ, बच के भागना पड़ा, सवाल जवाब करने पड़े। और मनोहर लाल जी जिन सुनीता दुग्गल को अपनी भांजी बताते थे, 3 दिन पहले रतिया में क्या हुआ आप सोच नहीं सकती। वो बेचारी बच के कच्चे रास्ते से जा रही थी जनसभा करने, किसानों ने आगे से घेर लिया जाके, उनको पता था। और उन्होंने उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछे कि साहब आपने जो ये 378 दिनों तक हमें बॉर्डर पे बिठाया, ये ठीक है या गलत है? सवाल देखिए, जिन किसानों को हम मनोहर लाल जी कंधे से ऊपर कमजोर कहते हैं ना हरियाणा वालों को, सीधा सवाल कि हमें 378 दिन तो सड़कों पर बिठाया, वो ठीक था या गलत? सुनीता दुग्गल को कहना पड़ा साहब गलत था। फिर उनसे पूछा, सीधा सवाल, कि आप क्या किसान बिलों के पक्ष में हैं? उनको कहना पड़ा नहीं। तो जो बीजेपी की सांसद रही, जो अभी बीजेपी की कैंडिडेट है, वो ना केवल मोदी जी की नीतियों के खिलाफ दिखी, बल्कि मनोहर लाल खट्टर की भी सारे कामकाज पे नाराज थी, वो अलग दिखी उससे। ये है किसानों की जीत, इसको भाजपा समझ नहीं पाई, और ये हरियाणा की पॉलिटिकल पस है, बल से। आप किसी महिला से बात कीजिए हरियाणा में, ये महिला पहलवानों वाला इशू छोटा नहीं है। ये जो किसान, जो अपने जवानों का जो अग्निवीर वाला इशू है नीलू जी, आप क्या सोचती छोटा इशू है ये? हरियाणा के बच्चे जो यूथ है, वो इस देश के सबसे एनर्जेटिक यूथ है। और इस फौज के अंदर हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। उनको आपने ठेके के सैनिक बना दिया, और फिर आप वोट मांगने आ गए, किस मुंह से? उन्होंने, मुझे केवल मोदी जी एक जवाब दे दें या मनोहर लाल जी दे दें कि किसी देश के किसी कॉर्नर में किसी एक व्यक्ति ने ये कहा हो कि साहब अग्निवीर की योजना लानी चाहिए। सेना ने कहा हो, नौसेना ने कहा हो, वायुसेना, ये कहां से आया सारा कंसेप्ट? तो हरियाणा के लोगों ने इस बार उस बात की ठान ली कि जब ये किसी के भी नहीं है, तो इनका हिसाब कर दिया जाए, फिर क्यों इनको पेंडिंग में रखा जाए? ये हरियाणा के चरित्र को, हरियाणा की तासीर को ये समझ नहीं पाए नीलू जी। और उसी का परिणाम आज आपको दिख रहा है कि 9.5 साल का मुख्यमंत्री चिपता फिर रहा है। आपको पता है वो कहाँ मीटिंगें कर रहे थे, रैलियां? उनकी रैलियां होटलों में हुई हैं। मनोहर लाल खट्टर ने रैलियां संबोधित की, 25 लोगों की, 30 लोगों की, होटलों के अंदर, बैंकेट हॉल्स के अंदर। ये एक सत्तारूढ़ पार्टी की बैंकरप्सी दिखाता है। एक एक हिस्टोरिकल चीज और बता के आप अपनी बात खत्म करूंगा। सारे सीनियर साथी बैठे हैं यहाँ पर। हरियाणा के अंदर पिछले 58 साल की जो हरियाणा की यात्रा है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे, 66 में हरियाणा बना था, आज तक हरियाणा के अंदर कभी भी कोई सरकार तीसरी बार नहीं बनी है लगातार, कभी भी। 2 एबरेशन है जब दूसरी बार बनी है। आपको ध्यान हो 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रिपीट किया था, लेकिन विद ए लेसर मेजोरिटी। सेम थिंग हैपेंड इन 2019 विद ए लेसर मेजोरिटी विद बीजेपी।
इसके अलावा कोई हैट्रिक बनाने की कोई स्थिति हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं है, और ना ही कोई ऐसी गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी कि वो अपने आप को चैलेंजर के तौर पर भी मतलब सामने मैदान में दिखा सके। रही सही कसर, जो बीजेपी का असली गेम क्या था, ये कुछ निर्दलीयों को स्पॉन्सर किया उन्होंने, उनको फाइनेंस किया, कुछ इंडिपेंडेंट्स को फाइनेंस किया, कुछ अलग पॉलिटिकल पार्टियों को, आपने ध्यान होगा गोपाल कांडा के समर्थन में कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, अभय सिंह की मदद करने की कोशिश की, वहां रानिया में मदद करने की कोशिश की, देवेंद्र कादयान की गुन्नौर में मदद करने की कोशिश की, हिसार में सावित्री जिंदल में करने की कोशिश की। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी बाजुओं पर कम भरोसा था, अपने कैंडिडेट्स पर कम भरोसा था, और जो इंडिपेंडेंट्स और दूसरी पार्टियों के लोग थे उसके ऊपर ज्यादा भरोसा था। तो ये जो डिफिटिस्ट अप्रोच है, इसके साथ हरियाणा जैसी जो एक हैपनिंग स्टेट है, जो बजिंग स्टेट ऑलवेज रहती है, उसके चुनाव मैदान में जाने का मतलब ये था कि आप हार स्वीकार करके केवल औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, और जो चुनाव की बाकी औपचारिकता है वो मुझे लगता है आज शाम तक हरियाणा की जनता पूरी कर देगी। आपने पूरी तस्वीर को बड़े अच्छे में झड़प क्या हेमंत जी, क्या इसको लेकर कोई पुष्टि कर सकते हैं आप सर जी? या अभी 1 मिनट देखिए, पहले अभी तक ये बात जी अभी तक ये बात केवल हवा में है नीलू जी। और ऐसी ही एक घटना अगर आपको ध्यान हो, सुबह सुबह महम के अंदर हुई, जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है ना अपने बलराज कुंडू, वहां के साथ भी आनंद सिंह दांगी और उनके कथित तौर पर एक झड़प बड़प हुई, और वो सोशल मीडिया पर लगातार उन्होंने वीडियो डालकर सिंपैथी लेने की कोशिश की कि देखिए मेरे और मेरे पीए के कपड़े फाड़ दिए गए। और ये जो जुलाने वाली खबर है, इट इज जस्ट इट्स एज ऑफ नाउ इट इज ब्रेकिंग। इसकी पूरी डिटेल्स अवेटेड है, आई एम कीपिंग एन आई ऑन दिस, और जैसे ही कुछ आएगा आई सर्टेनली अपडेट यू। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इस पूरे रीजन में, चाहे आप जुलाना की बात करें, जुलाना इज ए हॉटली कंटेस्टेड सीट, सेम इज द केस विद दिस थिंग महम। तो यहाँ पर बहुत करीब नजर रखने की जरूरत है, और यहाँ पर एक खास तरह का अंदर खाने जो कैंडिडेट है उनके अंदर एक अंदर खाने बहुत खास तरह का एक तनाव है, जिसको लगातार महसूस चुनाव से पहले भी किया जा रहा था, और उसकी इसलिए जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको भी ज्यादा हाई अलर्ट पर रखा गया है, सिक्योरिटी पैरामिलिट्री भी ज्यादा लगाई गई है। जो विनेश फोगाट वाली सीट है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि वो किसी भी सूरत में विनेश को हरवाना चाहती है, तो उसके लिए बाकी सारा सिस्टम उन्होंने जोड़ दिया है, जो बाकी जगह पे भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, भाजपा जो चुनाव लड़ती है ना नीलू जी, सारे साथी सहमत होंगे, अब जैसे 90 सीट हरियाणा में है, तो ये मान के चलिए इसमें से वो 6 से 7 सीट जो टॉप हॉट सीट है, उनको ये टारगेट करके चलती है कि इनको साम दाम दंड भेद येन केन प्रकरण इनको हथियाना है। और उसके लिए फिर जो भी करना पड़े, चाहे वो डेटा मैनिपुलेशन हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो, चाहे वो पोस्टल बैलेट हो, इनके पास तमाम हथकंडे हैं, औजार हैं। और जो पार्टी आप बताइए दीपेंद्र हुड्डा को पोस्टल बैलेट्स के जरिए हरा सकती है, तो छोटे कैंडिडेट्स का तो बेचारों को क्या ही करती होगी। तो इन पे नजर रखने की जरूरत है। और जो फार्म 17C का जो कंसेप्ट है ना, उस पर कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि दूध की जली है कांग्रेस पार्टी, आपने लोकसभा में देखा जिस तरह का खेल पूरे देश में चुनाव आयोग ने किया, कि वोट परसेंटेज ही 5-7 दिन तक नहीं बताया। ये इस देश के इतिहास में नीलू जी कभी नहीं हुआ, जब डिजिटल इंडिया नहीं था तब भी नहीं हुआ। 50 में चुनाव 52 में शुरू हुए थे, 24 घंटे में 48 घंटे में, उस दौर में भी जब आईटी नाम की चीज नहीं थी, कम्युनिकेशन उतना मजबूत नहीं था, तब भी 48 आवर्स के अंदर अपडेटेड फिगर्स आते थे। और इस बार राजीव कुमार का जो सरकारी आयोग है, इसने जो निरपेक्षता की हदें क्रॉस की है, उस पर कांग्रेस पार्टी इज वेरी पर्टिकुलरली फोकसिंग। कल रात को बहुत शातिराना चीजें हुई। मैं रोहतक में था, तो मेरे पास तमाम मैसेज आए कि सर बहुत सारी जगह पर जो ये सीसीटीवी कवरेज होती है बूथ के, वो गायब है, जानबूझ के खराब कर दिया गया है। तो आप समझ लीजिए वो कौन से थे, वो वल्नरेबल बूथ से। तो रात को फिर ये भगदड़ मची सब जगह यहाँ पर। ऐसे ही जो बाकी चीजें करते हैं ये, रात को जो कल रात कयामत की रात में जो शराब बटी है, जितना पैसा बटा, आप सोच नहीं सकते, कल्पना से बाहर हो सकता है जो कल भारतीय जनता पार्टी ने रात को गदर मचाया पूरे हरियाणा के अंदर, खासतौर पर सिरसा के अंदर, सोनीपत के अंदर, रोहतक पर्टिकुलर सिटी के अंदर, और तमाम ऐसी करनाल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, आप देखते जाइए। तो ये बेसिकली क्या है कि इस बार कांग्रेस पार्टी हाइपर अलर्ट पे है, और उन्होंने अपने हर एक एजेंट को ये कहा है कि घर बाद में जाना, पोलिंग के बाद सामान बाद में जमा कराना, पहले फॉर्म 17C कैंडिडेट्स के पास सारे बूथों के होने चाहिए। तो ये जो राजीव कुमार ने जो नया टेक्निक निकाली थी, हरियाणा उसको भी ध्वस्त करने जा रहा है, बी रेस्ट एश्योर्ड। हरियाणा ने, और जहां भी कुछ करी गड़बड़, वहीं ये पकड़े जाएंगे और फंसेंगे, क्योंकि 17C तो आपको पता है फाइनल है। उसके बाद तो एक आप प्लस नहीं कर सकते, एक माइनस नहीं कर सकते। यही चीज इस बार पोस्टल बैलेटों में भी करने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी। दे आर वेरी पर्टिकुलरली कीपिंग एन आई ऑन दैट।
हालांकि वो जो फौज वाले हैं उसमें इन्होंने खेल करने का धंधा बना रखा है पहले से, आपको पता है। 14 में इन्होंने वो टेक्निक ईजाद कर ली थी, जो भी अपने सिस्टम के जरिए कि वो सारे ठप्पे लग लग के कैसे आते हैं सबको पता। लेकिन इस बार जो हरियाणा में जो खासतौर पे चैलेंजर है कांग्रेस पार्टी, उसने इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है कि जो जो इनके लूप होल्स है ना मैनिपुलेशन के, जहां जहां ये करते हैं खेल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी देख लिया खेल और बीजेपी का भी, एंड दे वर्क इन टेंडम विद ईच अदर, वो एक दूसरे के पूरक है। तो उस सारे खेल में कि इस बार दे आर नॉट लिविंग एनीथिंग टू चांस, और उसमें ये फंसेंगे क्योंकि अल्टीमेटली इनको करना वही है मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन जहां किया वहीं फंसेंगे। तो इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा अलर्ट है यहाँ पे, वो दूध के जले है। 19 में भी खेल हो गया था, आपको ध्यान होगा किस तरीके से। बेसिकली क्या है नीलू जी, हरियाणा में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 2019 का जो चुनाव था, छोटी स्टेट है ना हरियाणा, तो यहाँ पे बहुत तरह की चीजें संभव है। वो क्या है कि 24 सीटें ऐसी थी 2019 में, 90 में से, जिनका विक्ट्री मार्जिन 5,000 से नीचे था, और 5 सीटें ऐसी थी जिनका विक्ट्री मार्जिन 1,000 से नीचे था। तो जो मार्जिन 1,000 से नीचे है, वहां तो बीजेपी कुछ भी करने में सक्षम है ना, प्रशासन के जरिए, उसके पोस्टल बैलेट के जरिए, कुछ भी दे कैन गो टू नेक्स्ट। तो इस बार पहली बात, एक तो वो स्थिति नहीं है, प्रशासन कतई मदद नहीं करेगा, उनको पता है क्या होने जा रहा है चुनाव में। तो वैसी सूरत में आज कांग्रेस पार्टी ज्यादा अलर्ट पर है, उनके एजेंट ज्यादा ट्रेंड हैं, उनको ज्यादा तरीके से सिखाया गया है कि जहां भी परिंदा भी परवारे आप तुरंत हमें रिपोर्ट करो। तो इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ना केवल एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की तैयारियों का भी शिकार हो रही है। तो वो जो बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन, उसमें इनको बहुत ज्यादा, शराब बांट दी ठीक है, पैसा बांट दिया वो भी ठीक है, लेकिन जो अल्टीमेटली बूथ के ऊपर जो खेल करते थे, वोटिंग के बाद जो खेल करते थे, इस बार मुझे लगता है कि उस पर इफेक्टिव चेक होना चाहिए, ऐसी उम्मीद कर सकते हो आप। जी, ठीक है। मैं राजू विलियम के पास आती हूँ, उसके बाद फिर एक कमेंट सुनील जी और मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ नीलू जी, बीच में बात रुक गई थी। देखिए, ये जिस प्रकार से अत्री जी ने भी बात रखी है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस के एजेंट ही आके लड़ाई लड़ेंगे, भाई तुम जानो तुम्हारा, ऐसा नहीं है। इस बार जनता है, और जनता से डरता है एसडीएम, डीएम, एसपी। वो एक लिमिट तक चीजों को कर सकता है। आपने यूपी में देखा है, बाकी जगहों में लोकसभा के चुनाव में देखा है, जनता लड़ी है। हरिंदर मलिक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पिछली बार, जब डीएम एसपी ने कहा कि भाई वो लेके आओ, डाक मत पत्र लाओ, फलाना लाओ, लगा उसको गड़बड़ी होगी, तो उसने ये कहा था कि मैं अपनी घरवाली को बोल के आया हूं कि शायद मैं जिंदा आऊं नहीं आऊं तो अपनी चूड़ी उड़ी तोड़ लेना। और वो पहलवान आदमी है, उसने कहा कि एसपी डीएम मैं तुम्हारा ऐसे पकड़ लूंगा, और जितनी गोलियां चलवानी है चला लीजिए, मुझे तो मरना ही है, छोड़ूंगा तुम्हें भी। तो रिस्क नहीं लेता ऑफिसर फिर कोई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता अलर्ट है। दूसरी बात, जो गांव का, मैं गांव के परिप्रेक्ष्य में जानता हूं, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा का कल्चर अलग नहीं है। जब एक माहौल बनता है, जैसे आप यहाँ विनेश की बात कर रहे हैं, विनेश की आंधी चल रही है, अगर गांव में 2 आदमी खिलाफ वोट डालने जाएंगे तो गांव के लोग ही पीटेंगे उनको कि ये देशद्रोही है, ये असली गद्दार। तो आप वहां पे बता दीजिए जाके, भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पीट दिया, और उस पर केस बनवा दीजिए, और जो है गोदी मीडिया पे चलवा दीजिए कि देखिए क्या हो गया, बूथ कैप्चर होगा। बूथ कैप्चरिंग बागपत में होता रहा है चौधरी चरण सिंह को जिताने के लिए, हमने देखा है। 4 गुड्डे हुक्का लेके बैठ जाते थे, बोला भाई ये विरोधी आ रहा है, इसको देख लो, इसका इलाज करो, तो बाहर ही पकड़ के वो इलाज कर देते थे उसका, और वहां वोट होगा। अगर अगर इस तरह का मूव चलेगा तो आज भी बूथ कैप्चरिंग होगी, लेकिन वो जनता कर रही है, वो कांग्रेस या कोई पार्टी नहीं कर रही है। और आप एक पार्टी को भूल रहे हैं यहाँ, जो 89 सीटों पर लड़ रही है, केजरीवाल। जैसा कि अभी अत्री जी ने बताया कि कई सीटों पे आप 5,000 से कम के मार्जिन पे जीते हैं, तो ये केजरीवाल किसकी घंटी बजाने गए हैं वहां? ये किसके लिए लड़ रहे हैं? चर्चा हरियाणा के लोगों में, जाटों में, कट्टर लोगों में ये भी हो रही कि भाई ये भी दलाली दिखे इनका, बीजेपी वालों का, भले ही जेल से छोड़ दिया हो इसको। और राम रहीम को एक ही कैटेगरी में ले रहे हैं हरियाणा के लोग। आपको ये भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी वोट कटवा के तौर पे ही वहां गए हैं, और 89 सीटों पे लड़ रहे हैं। अगर किसी सीट पे इनको 2,000 5,000 वोट मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो वोट किसका कटा? भाजपा का विरोधी वोट केजरीवाल ने ले लिया 5,000, तो इससे फायदा किसको हुआ? तो उसका विचार
कहा जाए हेमंत जी, अभी केपी मलिक साहब कह के चले गए कि अरे इस बात क्या की जाए, इस पे बात करने का फायदा क्या है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें बात क्यों नहीं करनी चाहिए। आज चुनाव आयोग क्या उसने अपने कान में तेल डाल लिया है। गुरमीत राम रहीम सिंह अगर ओपनली ये कह रहा है कि बीजेपी के लिए वोट करो और हम बात भी ना करें आज ऑल्टरनेट मीडिया पर इसको लेकर। जी हेमंत जी। देखिए नीलू जी, शर्मनिरपेक्षता की नई प्रकाष्ठा है। पिछले 2020 के अक्टूबर में राम रहीम पैरोल और इसके फरलो के लिए एलिजिबल हुआ था, क्योंकि 17 में सजा हुई थी ना, तो 3 साल का टाइम चाहिए। 2020 अक्टूबर से लेकर के आप 24 में बात कर रही है आज, और 5 अक्टूबर 2024 जब आज आप बात कर रही है, इस दौरान उनको 11 बार पैरोल दिया गया है राम रहीम को, और उसमें से 7वां अवसर है ये, 7वां, जब चुनाव के दौरान में उसको पैरोल दिया गया है। वो कब कब था? 2022 में आपको पंजाब का चुनाव याद होगा, हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव याद होंगे, उसके बाद पंचायत चुनाव याद होंगे, उसके बाद राजस्थान का विधानसभा का चुनाव होगा, देश के लोकसभा का चुनाव होगा, हरियाणा के विधानसभा का यही जो चुनाव चल रहा है, इसमें उनको पहले भी पैरोल दी गई थी 21 दिन की, 20 दिन की। वो 2 सितंबर को ही वापस आया था, और अब उसको फिर 20 दिन की पैरोल दे दी गई। इस पूरे खेल को समझना पड़ेगा नीलू जी, और ये बहुत समझने की, इस देश में जो चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी जो कथित तौर पे है, उसको एक्सपोज करना भी हमारा धर्म है एक्चुअली, मैं ये मानता हूँ हमारे दर्शकों के। लेकिन इस व्यक्ति की मुट्ठी खुल चुकी है। वो कैसे? इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया पंजाब विधानसभा चुनाव में, भाजपा का क्या हुआ? इन्होंने पूरा चुनाव जोर लगाया लोकसभा चुनाव में पंजाब में, जीरो, खाता भी नहीं खुला, भूल जाइए उस बात को। उसके बाद इन्होंने राजस्थान में पूरा जोर लगाया चुनाव में, लोकसभा के अंदर। हरियाणा की जितनी बॉर्डरिंग सीट्स है पंजाब इसके राजस्थान के साथ, बीजेपी सारी की सारी हारी, सारी की सारी। उसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। उसके बाद हरियाणा में हम जो ट्रेडिशनली जो मानते हैं कि भाई 2 कंस्टिट्यूएंसीज पार्लियामेंट की, इसमें इनका बड़ा भारी रोल है। और वो कौन कौन सी कंस्टिट्यूएंसी है? सिरसा और अंबाला, दोनों ही सौभाग्य से रिजर्व कैटेगरी है, कैटेगरी की सीटें। आपको जानकर हैरानी होगी, बाबा को छुट्टी देने के बावजूद भी, पैरोल देने के बाद भी, बीजेपी अपने का नाम सिरसा भी हारी और बीजेपी अंबाला भी हारी। तो इस व्यक्ति की मुट्ठी खुल चुकी है। लेकिन भाजपा की समस्या समझिए आप क्या है। भाजपा एक, जहां तक जब जनाधार की बात आप करते हैं ना, और जिस तरीके की उनकी अचीवमेंट है, उनकी स्लेट खाली है, तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली डूबते को जो तिनके का सहारा है ना, ये उस नीति पर पहुंची हुई है कि चलो 20-30 वोट आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, 50 वोट आ जाए, 100 वोट आ जाए बस। तो जब जो पार्टी सत्ता में होते हुए जो नैरेटिव ना बना पाए, और जो अपने प्रधानमंत्री, थोड़ा सा याद दिला दूं दर्शकों साथियों को, 2014 में आपको ध्यान होगा मोदी जी ने कितनी सभाएं की थी हरियाणा में? 10। 2019 में कितनी की थी विधानसभा में? 7। इस बार उन्होंने करी 4। तो ये भी एक पैमाना होगा ना चीजों को नापने का, कि भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए। और जो आखिर के 3 दिन होते हैं कैंपेन के, वहां पर तो आप पावर पुश देते ही, जो दिल्ली के लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं। आपने देखा हरियाणा में किस तरीके के लास्ट एंड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सारे के सारे मैदान में कूद आए, रोड शो कर डाले, रैली कर डाली, जनसभा कर डाली। और यहां तक कि आपने देखा वो पलवल में जैसी रैली की मोदी जी ने, उसके 2 दिन बाद राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने पहले अपने नूह में की रैली और उसके बाद महेंद्रगढ़ में। तो बीजेपी बेसिकली एक खास तरह की अप्रोच के साथ चुनाव लड़ रही थी। वो चुनाव में कितना असर करेगा नहीं करेगा, बाबा रामदेव, मुझे तो ये लगता है कि जितने ये डेस्परेट अटेम्प्ट हुए ना कि बाबा रामदेव को, राम रहीम को ले आया, आपको क्या लगता है उसका लाभ होगा? उसके तो शिष्य होंगे मेरे ख्याल में आधा %, 1% जो भी होंगे, लेकिन उससे चिढ़ने वाले लोग कितने होंगे, बहु बेटियां कितनी होंगी, सभ्य समाज कितना होगा? तो उसका लाभ होगा या नुकसान होगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो परसेप्शन मैं बीच में शामिल हुआ, हेमंत अत्री जी 1 मिनट। मुद्दा इसमें ये है, माफी चाहूंगा बीच में मैं इसमें शामिल हुआ, मुद्दा ये इसमें कि कितना ब्लेटेंटली, कितनी बेशर्मी से राम रहीम को पैरोल दिया जाता है, जो हत्या बलात्कार के मामले में है जेल में, और ये हरियाणा म्युनिसिपल पैरोल मिलता है 3 साल, और अपनी कॉल बाहर आकर और अपने समर्थकों से अपील कर रहा है, और चुनाव के समय उसको पैरोल क्लोजली फॉलो कर रहा था जी, और चुनाव के समय उसको पैरोल मिलता है। अजीत जी, इसमें एक जो अजीत जी एक इंपॉर्टेंट सवाल, शायद मेरी आपसे चर्चा नहीं हुई इस पर, इसको मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था। जिस दिन इसने पहली बार पैरोल अप्लाई किया, आपको ध्यान होगा उसने क्या किया था? सीईओ को गई वो चिट्ठी, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के थ्रू, आमतौर पर डिविजनल कमिश्नर कर देता है, लेकिन चूंकि आचार संहिता लगी हुई तो सीईओ स्टेट को जाएगी चिट्ठी। वो गई, उसमें कोई रीजन मेंशन नहीं था, ही वाज सीकिंग इमरजेंसी पैरोल। तो मैंने पूछा भाई इमरजेंसी पैरोल कोई मांगेगा व्यक्ति, या तो रूटीन में ही मांग ले,
इमरजेंसी पेरोल कोई व्यक्ति मांग रहा है तो उसको कारण तो देना पड़ेगा। तो हाँ। सीईओ हरियाणा ने उस पर इमीडिएटली ऑब्जेक्ट किया। उसने कहा कि कौन सी ऐसी प्रेसिंग सर्कमस्टांसिस है जिसके तहत ये इमरजेंसी पेरोल मांग रहे हैं। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो चिट्ठी वापस आती है तो महोदय अप्लाई करते हैं कि मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, जो आज से कई साल पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं। और वो पुण्यतिथि कहाँ मनती है अजीत जी? वो तो सिरसा डेरे में मन रही है ना, या उनकी बाकी जगह पे मन रही है। वो जो बागपत जहाँ गए हैं, जहाँ वो छुट्टी मिली है उनको, वहां तो कोई पुण्यतिथि का कार्यक्रम नहीं है। तो एक आधार तो ये बना। दूसरा आधार क्या बना है कि जिस दिन मैं गद्दी नशी हुआ था, ये गद्दी मैंने संभाली थी डेरे की, उसकी जो वो है वर्षगांठ, उसका समारोह 1 महीने तक चलेगा। इसलिए मुझे पैरोल चाहिए। वो समारोह अजीत जी कहाँ चल रहा था? सिरसा में ना। बरनावा में तो नहीं चल रहा, बागपत में तो नहीं चल रहा। और गजब देखिए, वो इन 2 आधार के ऊपर उसको इमरजेंसी पैरोल दे दी गई। ये अगर ये आपातकालीन वो है, आप देखिएगा इमरजेंसी पैरोल के क्या आधार होते हैं? किसी के घर में बीमारी है, कोई सीरियस बीमार है, किसी की डेथ हो गई है, क्लोज रिलेटिव, ये सारे आधार होते हैं। और जब इस पे काम किया मैंने तो आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे। उसमें क्या हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हरियाणा सरकार ने 2022 में अजीत जी, जो पैरोल मांगता है कोई भी कैदी, उसमें रीजन देना पड़ता है कि भाई मैं इसलिए जाऊंगा नहीं, सोशलाइजेशन, तमाम रीजन होते हैं। उन्होंने उस क्लॉज को ही हटा दिया 2022 में, केवल राम रहीम के लिए पूरे हरियाणा के कैदियों को, कि कोई भी आदमी पैरोल मांगे तो उसको कारण बताने की जरूरत नहीं। ऐसा कभी सोच सकते हैं आप? जो इतना गंभीर हत्या के केस में, तमाम केसेस के अंदर 20 साल प्लस 2 उम्र कैद काट रहा हो, और उसको आप मतलब पुण्यतिथि मनाने के लिए, वो भी वेन्यू से मतलब 200-250 किलोमीटर दूर। तो गजब की बात ये हुई कि जो सूत्रों ने बताया हमारे, तमाम लोगों ने ये भी कहा कि इस पे चुनाव आयोग से पूछ लीजिए, इसमें बदनामी हो जाएगी। तो दिल्ली में ये कहा गया कि भैया जो करना है करो, हमारे पास फाइल मत भेज देना, हमारी बदनामी पहले ही बहुत हो रही थी। तो ये इस देश के सिस्टम की, तंत्र की, संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी रहेगी है जी जी, नहीं, अब जो सवाल बहुत ही ये भी है, चिंतनीय अब बात। सवाल एक ये भी है कि जो राम रहीम सलाखों के पीछे है, जिस राम रहीम पर हत्या से लेकर बलात्कार के संगीन और गंभीर आरोप हैं, जिस राम रहीम से काम सरोगेसी से हो रहा है, खुद करने की जरूरत नहीं है हेमंत अत्री जी। बिल्कुल। और अजीत जी, इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, आप यकीन नहीं करेंगे भाई गॉड। इस बार जो है बीजेपी ने पैरोल दिलाया। अपने को पहले ही आशंका थी कि बाबा देखिए सजा याफ्ता आदमी, उसको अपना देखना है, उसने बीजेपी से क्या लेना है, वो कोई आइडियोलॉजिकली थोड़ी जुड़ा हुआ है। तो भाजपा इस खेल को समझ गई अजीत जी, और उन्होंने क्या किया कि तुम केवल सत्संग नहीं करोगे बरनावा में, जो भी तुमने खेल करना है वो हमारे सामने करोगे। तो वो सामने कैसे हुआ अजीत जी? कि जो इनके ब्लॉक लेवल पे जो इनका संगठन है नीचे, जो भक्तों का, श्रद्धालुओं का, उनको ये कहा गया कि हमारे साथ चलकर कहिए आपके बीजेपी को वोट डालना है। तो अविश्वास की स्थिति तक भारतीय जनता पार्टी इस बार बाबा को यूज कर रही है कि या तो हमारे साथ चल के गो, वरना हम नहीं मानेंगे। और जो आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास है तमाम उधर उधर से, जो आप भेज भी दूंगा मैं आपको। वो सारे लोग पता है क्या कह रहे हैं? कि सामने कुछ भी कर रहे हैं और बाकी बाद में ये कह रहे हैं कि जो मर्जी आए करो, बीच में पार्टी बनने की जरूरत नहीं। क्योंकि बाबा को भी अपना भविष्य दिख रहा है कि आज से 20 दिन बाद अगर सत्ता परिवर्तन हो गया, तो जो ये 4 साल से मौत चल रही है 20 से लेकर अक्टूबर 20 से अब तक, कि जब चाहे पैरोल पे, जब चाहे फरलो पे, जब चाहे जो, तो वो तो बंद होगी ही होगी। उसके बाद जेल में भी किस तरह की दुश्वारी आ सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार उन पर ब्लाइंड फेथ नहीं कर रही है, उनके समर्थकों पर भी नहीं कर रही है, उनके सिस्टम पर भी नहीं कर रही है। तमाम ऐसे मैसेजेस सुबह से हैं कि बाबा वहां पर उसकी मदद कर रहा है, वहां पर उसकी मदद कर रहा है। और एक घटना अगर आपको समालका की याद दिलाऊं, परसों सुबह की, वहां पर जब इनके लोग गए कि भाई बीजेपी की मदद करनी है, तो उनको दौड़ा लिया कि तुम होते कौन हो हमें ये कहने वाले। तो उस तरह की स्थितियां, जैसे क्योंकि हरियाणा में एक पॉपुलर परसेप्शन अजीत इस बार ये भी है कि देखिए इस बार जनता बनाम भाजपा है, तो उसमें जनता बनाम भाजपा में फिर कोई बाकी बचता नहीं। और खास तौर पर इस तरह का डिस्क्रेडिटेड आदमी, जिसकी कोई ना फेस वैल्यू है, जो मुजरिम है, जो सजा याफ्ता है और इतनी गंभीर केसेस में सजा याफ्ता है, तो वो सारी चीजें भी भारतीय जनता पार्टी के जो जख्म है, उन पे मिर्च डालने वाली स्थिति हो जाएगी अगर किसी ने ओपनली वोट मांग ली तो उस बात को बाबा भी समझता है। बाबा कोई ना समझ नहीं। उनके तमाम रणनीतिकार बागपत के आश्रम में ऑलरेडी हैं, चाहे वो हनीप्रीत हो, चाहे बाकी जो डेरे के लोग। तो उन सब के साथ एक बहुत ही खास तरह की रणनीति जो मुझे बताया गया वो ये थी कि बाहर आ गया वो ठीक है, पोस्टरिंग अपनी जगह है, जो ऑफिशियली करना है वो करते रहो। सत्संग, आप बताइए सरकार को आदेश क्या था, जो उसके ऊपर डोंट्स थे, जो उसके उसमें थे कि आप प्रचार नहीं करेंगे, तो आप सत्संग की इजाजत कैसे दे रहे हो उनको? सत्संग के जरिए ही तो ये सारा खेल किया जाता है, तमाम तरह के इशारे और वो सारी चीजें। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसके बावजूद
हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए आप। सॉरी अजीत जी, सॉरी बोलिए। अजीत जी, पता नहीं इसमें हाँ। कुछ हो गया इसमें। तो ये सारी चीजें जो अजीत जी हैं, ये बेसिकली एक चीज दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाबा के बीच भी अविश्वास की खाई पैदा हो चुकी है। और जब आपका चुनाव मजबूती से नहीं चल रहा होता, तभी तो इस तरह के फैसले लिए जाते हैं कि उसको बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बावजूद अगर वो परिणाम ना आए जो वो चाह रहे हैं, तो उस तरह का विश्वास फिर और ज्यादा गहराता है। ये दिन की बात हम पहले भी आशंका जाहिर कर रहे थे, और वो अब इस घटनाक्रम से प्रूव भी हो रही है जी, मैं ये कह हम्म, हम्म। अब एक आखिरी सवाल आपसे हेमंत जी इस पर, कि मान लो सारा जोर लगा लिया बीजेपी ने, जिसपे बाबा राम रहीम को भी लेकर आ गए, जिनका सिरसा और हिसार के कुछ इलाकों में असर है मान लो, तो इससे भी बीजेपी को क्या हासिल होना है ये सब करके? नहीं अजीत जी, देखिए आपने तो इतना बढ़िया जाके कैंपेन ट्रेल किया है, सब कुछ किया है वहां। आप एक बात आइए, भारतीय जनता पार्टी का सिरसा में है क्या? सिरसा की किसी सीट पे वो कंटेस्ट में है? सिरसा प्रॉपर सीट, आपको ध्यान होगा, गोपाल कांडा के समर्थन में वो जांगड़ा का तो कैंडिडेचर विड्रॉ कर विड्रॉ लिया, करवा हाँ। लिया। तो 89 सीट्स पे तो चुनाव ही रह गया। रानिया का खेल आपको पता है, एलनाबाद का आपको खेल पता है, डबवाली में बीजेपी इज नोवेयर, कालावाली में बीजेपी इज नोवेयर। तो सिरसा जिले में तो बचा ही क्या है बीजेपी के लिए एज सच। उसके बाद अगर आप बात करें बाबा के अधिकार प्रभाव क्षेत्र की, जो हम पिछले स्लॉट में भी बात कर रहे थे जी, दो कंस्टिट्यूंसी है जहां पर हम इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मानते हैं। एक है सिरसा जो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, एक अंबाला है, क्योंकि अंबाला और कुरुक्षेत्र के इस एरिया में इसका प्रभाव बताया जाता है। और सिरसा, हिसार और फतियाबाद, चूंकि डेरा वहां पर है सिरसा में, तो वहां पर भी आपने लोकसभा में देखा ये दोनों सीटें हारे, दोनों सीटें हारे। और इवन हिसार की सीट जो है वो भी जयप्रकाश जीते, वहां भी रणजीत हारे। तो इनकी बेसिकली क्या होता है अजीत जी, मुट्ठी अगर बंद हो ना, तो ताकत का मुझे और आपको आशंका रहती है कि पता नहीं कितनी ताकत होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्होंने पिछले 4 साल 7 चुनावों के अंदर बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल पे छोड़कर, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे आदमपुर हो, चाहे लोक स्थानीय निकाय हो, विधान, वट एवर इट इज, हर जगह उसको चुनाव में झोंक करके उसकी बंद मुट्ठी की असलियत खुलवा दी। और मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि सभ्य समाज अगर बाबा के कहने से वोट डालता है, तो माफ कीजिएगा, वो सभ्य समाज कहलाने का हकदार नहीं है। और हरियाणा की जनता इस बार बाबा जैसे जो चरित्र हैं उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बाकी सारा परिणाम में आपके हम सामने भी आएगा कि बाबा का क्या कारस्तानी रही, वो भी सामने। चलिए, क्लोजिंग लास्ट सवाल सुनील शुक्ला जी। देखिए, बीजेपी तो साम दाम